ऑल राइट, अगला लेक्चर शुरू करते हुए डे 6 एनसीईआरटी पॉलिटी लेक्चर 5। सो आज जो हमने डिस्कस करना है, बेसिकली हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा स्ट्रक्चर बनाना है। इस पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू मैं आपको जो समझाऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पोर्शन जो है वो कैसे दिखाई देते हैं और वो बनते कैसे हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे। इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि इस चीज को अगर आपने ध्यान से कैसे क्या चीज कनेक्ट होती है, इस चीज को आपने समझ लिया, लॉन्ग टर्म में आपको पॉलिटी का जो बहुत स्ट्रांग बेस है ना, वो यही बन जाएगा आपका। ठीक है, बाद में चैप्टर समझने आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेंगे, तो इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, इंडिया में जो सबसे टॉप एग्जीक्यूटिव माना जाता है, हमने इसे पहले भी लिखा है रिपब्लिक गवर्नमेंट के टाइम पे, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉप ऑफिस होल्ड करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। ठीक है, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, मतलब जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्योंकि हम जाने जाते हैं, तो इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी जो है वो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अपने खुद के दो हाउसेस हैं, जिसे हम, एक मिनट ना, हाउस ऑफ पीपल इंग्लिश में जिसे बोला जाता है, या हिंदी में जिसे लोकसभा बोला जाता है, ये एक ही है, जैसे मर्जी तुम बुला सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल वर्डिंग लिखी हुई है वो हाउस ऑफ पीपल ही लिखी हुई है। लोकसभा और राज्यसभा जो ये वर्ड्स हैं, ये बाद में अडॉप्ट किए गए थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हाउस ऑफ पीपल, और दूसरी साइड पे राज्यसभा का जो नाम है वो है आपका, पहले मैं यहाँ पे इस साइड पे राज्यसभा लिख दूं। ठीक है, राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है इसे। ठीक है, राज्यों की सभा, स्टेट्स की सभा, क्योंकि इसके सारे मेंबर्स स्टेट्स चुन रहे हैं। बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, फोर्थ शेड्यूल में हर स्टेट के अंदर सीटें बांटी हुई हैं, तो एक तरह से यहाँ पे राज्यसभा सेंटर में स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से एक साइड पे आपकी लोकसभा, दूसरी साइड पे राज्यसभा, ये दोनों आपकी फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो जो इनका स्ट्रक्चर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को, अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया गया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लिया जाएगा, अभी फाइनल स्टेजेस बिल्डिंग की, और अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में, पर स्टिल अभी भी नई बिल्डिंग में भी हम सेम ही चीज यूज करेंगे। जो टोटल सीट्स हैं वो 552 सीट्स हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 250। ठीक है, तो हम आगे फ्यूचर में जाके सीटें बढ़ाने बारे जरूर सोच रहे हैं, पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैक्सिमम सीटें जो लोकसभा को अलॉट की गई हैं वो है 552, और राज्यसभा की जो मैक्सिमम अलॉट की गई हैं वो है 250। पर ये हम सारी सीटें नहीं यूज कर रहे अभी। हम अभी जो यूज कर रहे हैं वो है सिर्फ लोकसभा में 545। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हम यूज कर रहे हैं 245। तो ये हमारा यूज का नंबर है। ठीक है, क्यों हम सारे नहीं यूज कर रहे उसका भी मैं एक बार कारण बताता हूं, थोड़ी सी डिटेल और लिख लें। सो बेसिकली जो लोकसभा है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, यहाँ पे जितने मेंबर चुने जाते हैं ये सारे के सारे डायरेक्टली इलेक्टेड है, और जो लोग यहाँ चुने जाते हैं ये सारे आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। जैसे हर स्टेट का एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे, और बेसिकली एक चीज और बता दो, अच्छा एक फैक्ट और क्लियर कर दो, अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स हैं, कभी ये कई बार आपके सीडीएस और बाकी एग्जाम्स में आ चुका है, तो वो भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो ये बाकी स्टेट सर्विसेज में भी आ सकता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन के तौर पे सिर्फ 1 2 3 4 करके ऑप्शन बना होता है। पार्लियामेंट के कितने हिस्से हैं, तो एक चीज याद रखना, पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं। किस तरीके से 3? देखो, 2 तो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तीसरा जो हिस्सा है वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट का हिस्सा। देखो, वो एग्जीक्यूटिव्स के तो हेड ही हैं, पर उसके अलावा वो आपके पार्लियामेंट के भी हिस्से माने जाते हैं, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना आपका ना हाउस चल सकता है, ना उसमें ब्रेक हो सकती है, ना कुछ हो सकता है। मतलब उनका काफी ज्यादा कंट्रोल इस चीज के ऊपर है, तो इस कारण उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक तरीके से यहाँ पे अगर आप लगाओगे, यहाँ पे आपके 2 हाउसेज हैं, ये आपके पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं और एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, इनका रोल मैं आगे जाके समझाता हूँ पार्लियामेंट में। यहाँ पे अब इस चीज को समझो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जब यहाँ पे जिस भी पार्लियामेंट या कभी भी लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा जैसे 2 हाउसेज हो गए, उन्हें बोला जाता है कि वो बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, क्लियर है? वो इस तरीके से यहाँ पे, कोई भी डाउट? तो इसके बाद जो अगली चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी और उससे पहले भी एक बार बता चुका हूं, हमारे यहाँ पे जितनी भी सीटें बांटी जाती हैं, चाहे लोकसभा की बांटी जाती हैं, चाहे राज्यसभा की बांटी जाती हैं, इसका हमेशा जो क्राइटेरिया रहता है, क्राइटेरिया ऑफ सीट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में, वो है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस, जहां पे पॉपुलेशन आबादी ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा सीटें अलॉट की जाएंगी, जहां पे आपकी आबादी कम होगी वहां पे कम सीटें अलॉट की जाएंगी। ठीक है, तो स्टेट वाइज सारे इंडिया में ऐसे सीटें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो, जो लोकसभा है, आपने ये चीज सुनी भी होगी, ये लोकसभा का मैक्सिमम टेन्योर, लोकसभा एक टाइम के लिए कितने, मतलब जो आपकी सरकार है वो कितने साल के लिए बनती है, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। ठीक है, 5 साल का टेन्योर मिलता है आपके लोकसभा को। लोकसभा के मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हो गए, मेंबर्स को 5 साल का टेन्योर मिलता है। देखो, राज्यसभा अपने आप में, राज्यसभा के लिए ये चीज अलग से याद रखना, राज्यसभा का ये चीज यूनिक है, राज्यसभा का अपना खुद का कोई टेन्योर नहीं है। राज्यसभा अपने आप में एक परमानेंट हाउस है। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, परमानेंट हाउस का मतलब है कि राज्यसभा अपने आप में कभी खाली नहीं होती। जैसे लोकसभा का क्या होगा कि हर 5 साल बाद इलेक्शन अनाउंस होते हैं, जितने भी एमपी होते हैं उन सबको रिटायर होना पड़ता है, दोबारा से इलेक्शन होते हैं, सारे नए मेंबर चुन के आते हैं। सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सारे इंडिया में आपने देखा ही होगा, सारे इंडिया में इलेक्शन होंगे, इलेक्शन हुए सारी जगहों से, जो जो कैंडिडेट जीते, जो जो एमपी जीते, वो लोकसभा में आते हैं और वो नई सरकार बनाते हैं। तो ये हर 5 साल बाद होता है। राज्यसभा कभी खाली नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि सारे मेंबर, जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे एक साथ कभी रिटायर नहीं होते। ठीक है, वो एक साथ कभी रिटायर नहीं होते, उन सबका अलग अलग टेन्योर है। अब मैं इस चीज को शॉर्टली समझाता हूं। परमानेंट हाउस को, चलो ये सबसे पहले समझाता हूं। परमानेंट हाउस का मतलब क्या है राज्यसभा के। अब राज्यसभा के परमानेंट हाउस समझाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, ये सीटों का क्राइटेरिया, कि हम सारी सीटें क्यों नहीं यूज कर रहे, फिर मैं वहीं से शुरू करता हूं। देखो, जो टोटल अलॉटेड सीटें थी वो तो आपकी 250 थी,
पर राज्यसभा जो आपका शेड्यूल 4 है ना, जिसके अंदर आपकी राज्यसभा की सीटें मेंशन्ड है, इसने सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, सीट्स डिस्ट्रीब्यूट ओनली अमंग स्टेट्स। इसने सिर्फ स्टेट्स के अंदर सीटें डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं, पर आपके इंडिया के अंदर स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। स्टेट्स के अंदर सीटें बांटी हुई हैं, प्लस सिर्फ अभी के लिए 2 यूटीज विद स्टेट लेजिस्लेचर। तो अभी के लिए 2 यूटीज ही हैं जिनकी स्टेट लेजिस्लेचर है, वो है आपकी दिल्ली और आपकी पुडुचेरी, जिसका पुराना नाम पौंडीचेरी था। ठीक है, अगर आप ये वीडियो जब तक देख रहे हो तब तक जम्मू कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव असेंबली बना दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर, बिकॉज अभी भी वो यूटी का स्टेटस होल्ड करती है, तो जम्मू कश्मीर के को भी सीटें इसी के अंडर अलॉट होगी। तो यहाँ पे जो बाकी सीटें खाली पड़ी हैं, देखो ये जो हम सीटें यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके मुताबिक अभी हम सिर्फ 245 सीट्स यूज कर रहे हैं। बाकी जो 5 सीटें आपकी खाली पड़ी है ना, सॉरी ब्रैकेट करना था, बाकी जो 5 वेकेंट सीट्स पड़ी हैं, ये सीटें आपकी यूनियन टेरिटरी के लिए, फॉर यूटीज व्हेन दे हैव रिक्वायर्ड पॉपुलेशन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो इंडिया में अभी सिर्फ 2 ही यूटीज हैं जिनकी आबादी इतनी है कि वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर अपनी खुद की बनाई जा सके, यानी कि वहां पे अपने खुद के एमएलए हो। दिल्ली के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पुडुचेरी के अंदर उनके अपने खुद के इलेक्शंस होते हैं, पर जो बाकी यूटीज हैं, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सब के अंदर आपके इलेक्शंस, लोकल इलेक्शन, एमएलए वाले इलेक्शंस नहीं होते। या तो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, नहीं तो आपके सिर्फ लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। बाकी इलेक्शंस यहाँ पे नहीं अक्कर होते, क्योंकि इन यूटीज की एक तो इस टाइम पे अभी पॉपुलेशन बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और दूसरा यहाँ पे कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। इन्होंने ही तो चुनने हैं राज्यसभा के, इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना, ये जो एमएलए बनेंगे, एमएलए ही तो आगे जाके राज्यसभा चुनेंगे। जब वही बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? इस कारण ये सीटें अभी खाली पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये जो 245 सीट्स भी है ना, ये भी सारी सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। इसमें से भी 238 जो मेंबर्स हैं वो हैं इलेक्टेड एज पर शेड्यूल 4। ये आपकी स्टेट्स के द्वारा चुने गए हैं, सिर्फ 238। पीछे बचे 12 मेंबर्स। जो 12 मेंबर्स हैं, देखो राज्यसभा में ये अनोखा फीचर है, जो बाकी 12 मेंबर है ना, ये इलेक्टेड नहीं है, इनके लिए वर्ड यूज होता है नॉमिनेटेड। ये इनके सिर्फ नाम अनाउंस किए जाते हैं, कौन कौन है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। पर ये कोई रैंडम लोग नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे। ये ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने कोई महान काम किया है आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में एंड सोशल वर्क में कोई काम किया। अगर इन सारी चीजों में कोई काम किया है और बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आपके सचिन तेंदुलकर मेंबर रहे हैं, वो नॉमिनेटेड मेंबर थे, उन्हें नॉमिनेट किया गया था आर्ट से। देखो आर्ट का मतलब सिर्फ पेंटिंग सिंगिंग ये नहीं होता, बैट घुमाना भी अपने आप में आर्ट है, ठीक है। बैट घुमाते थे, बैटिंग के लिए फेमस थे, वो भी तो एक आर्ट है, हर कोई थोड़ी कर पा रहा है वो। तो इस तरीके से ये आपके प्रेसिडेंट, तो 12 लोग प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, बाकी 238 आपके शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग जैसे सीटें स्टेट्स के अंदर बटी हुई हैं वैसे। अब
इस तरीके से आपकी राज्यसभा एग्जिस्ट करती है। सॉरी ये, हाँ। अब ये जो राज्यसभा के अंदर 238 लोग चुने जाने हैं जो इलेक्टेड हैं, ये सारे के सारे एक साथ नहीं चुने जाते, क्योंकि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है। इसका ये मतलब है कि राज्यसभा एक टाइम पे कभी पूरी की पूरी खाली नहीं हो सकती, उसका कोई ना कोई तो मेंबर रहना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लोकसभा के लिए लिखा है कि हर 5 साल में इलेक्शन होने ही होने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 5 मैक्सिमम साल है, उससे पहले तुम इलेक्शन करवा सकते हो लोकसभा के, पर 5 साल खत्म होने से पहले पहले नए इलेक्शंस हो जाने चाहिए, फिर नए 5 साल का टर्म मिलेगा। अब यहां पे क्या है, जो बाकी राज्यसभा का प्रोसीजर है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है कि 1/3 of the members retire every second year। 1/3 मेंबर्स को हर दूसरे साल रिटायर कर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी लेट्स सपोज ये पूरी की पूरी राज्यसभा है, इसे एक तरीके से इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से 1/3 हर दूसरे साल रिटायर कर दो। और ये जो जिम्मेदारी है कि कौन 1/3, कौन से 1/3 मेंबर होंगे, सारे मेंबर्स हैं, 238 का 1/3 ही रिटायर करना है ना अभी के लिए, तो मतलब 250 तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो सीटें नहीं तो 5 और बढ़ जाएंगी। तो यहां पे इसे डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कि कौन पर्सन रिटायर होगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, देखो 1950 का साल इमेजिन करो, कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू कर दिया, पर अब प्रेसिडेंट के ऊपर कितना प्रेशर है। देखो सारे पॉलिटिशियंस उस टाइम पे तो वैसे भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, राज्यसभा भी उन्हीं में से ज्यादातर लोगों की भरी हुई थी कांग्रेस की। अब प्रेसिडेंट वो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। अब प्रेसिडेंट तो सबको जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में जिम्मेदारी डाल दी कि 1/3 मेंबर्स रिटायर करने हैं राज्यसभा में से हर 2 साल बाद, और जिम्मेदारी है प्रेसिडेंट की ये बताने की कि 1/3 कौन होगा। मान लो कि लेट्स सपोज सबसे पहले हम 1950 में रिटायर कर रहे थे, प्रेसिडेंट के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक सिस्टम इन्वेंट किया कि देखो, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी को बोलेंगे आप रिटायर हो जाओ, वो बोलेगा मुझे क्यों रिटायर कर रहे हो, मेरे साथ कोई दुश्मनी है, किसी और को कर लो, तो ऐसे तो फिर कोई रिटायर ही ना हो। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो मैं एक बोल लेके आता हूँ, मतलब वो लिटरली बोल लेके नहीं आए, मतलब ये सिर्फ कहने के लिए एक्सप्रेशन का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें से हम एक एक करके नाम निकालना शुरू करेंगे। अब इस बोल में से जिसका भी नाम आता जाएगा, एक तरह से लॉटरी है, जिसका नाम आता जाएगा मान लो वही अनलकी है, उसे रिटायर होना पड़ेगा। वो पर्सन दोबारा चुन के चाहे आ जाए, री इलेक्शन की इंडिया के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तुम बार बार इलेक्शन लड़ सकते हो, पर वो एक बारी के लिए उसे रिटायर होना पड़ेगा। अब मान लो ऐसे पर्चियां निकाली और ऑलमोस्ट 3 हिस्सों में लेट्स सपोज हम राज्यसभा को बांट लें, ये पहला लॉट आपका 1950 में रिटायर हो गया, और इनकी जगह नए चुन के लोग आ गए हैं 1950 में, पुराने रिटायर हो गए, नए आ गए हैं। अब यहाँ पे लॉट बी और सी, मतलब अभी के लिए चलो कुछ ना बनाओ, ये नए लोग आए हैं, बाकी सारे पुराने बैठे हुए, ठीक है। 2 साल और निकल गए, 1952 आ गया। अब प्रेसिडेंट को फिर से बताना था कि 1/3 कौन से मेंबर रिटायर होंगे। प्रेसिडेंट आपके राज्यसभा के आगे आए, उन्होंने कहा देखो सारा हाउस जो है उसमें ये जो 1950 में पुराने जो रिटायर हुए थे उनकी जगह जो नए आए हैं, ये तो अभी नए मेंबर्स हैं, ये जो सारे मेंबर्स हैं ये तुम सब पुराने बैठे हुए हो, तो मैं एक लॉट को तो इग्नोर कर देता हूं, और तुम में से जो 50% है उनकी पर्चियां निकालूंगा, जो जिनकी पर्चियां आ गई वो रिटायर हो जाएं, वो या तो खुद दोबारा चुन के आ जाओ या उनके बिहाफ पे कोई नए इलेक्शंस हो जाएंगे। तो मान लो 1950 में ये सारे रिटायर हो गए, इनकी जगह नए लोग चुन के आ गए। अगला, अब जब 1954 का साल आया, देखो प्रेसिडेंट ने बोला कि देखो बाकी दोनों तो अभी भी नए हैं, सबसे पुराने अब तुम लोग रह गए जो पीछे बच गए थे। अब तो प्रेसिडेंट ने उन्हें बोला कि तुम रिटायर हो जाओ, ठीक है, और चाहे दोबारा चुन के आ जाओ। तो ये रिटायरमेंट और दोबारा इलेक्शन का ईयर आ गया। अब इसके बाद 1956 आएगा। अब देखो अपने आप सिस्टम चल पड़ा है कि जो सबसे पुराना है उससे रिटायर कर देते हैं,
सबसे पुराना लॉट ए वाले थे, 1950 में आए थे, 1956 में ये। फिर 2 साल और निकले, सबसे पुराने अब बी वाले हो गए क्योंकि वो 1952 के आए हुए हैं, ये 56 और ये 54, तो इन्हें 58 में बोला रिटायर हो जाओ। फिर सबसे पुराने ये हो गए हैं, ये दोनों तो अभी आए हैं, तो 1960। तो इस तरीके से तब से ये सिस्टम चलता आ रहा है, जिस स्टेट का जितनी सीटें जब खाली होती हैं बस ऐसे यहाँ पे इलेक्शंस होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे। अब अगर इनमें नोटिस करोगे यहां पे गैप आ गया है 6 साल का, तो हम एक चीज कह देते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 साल बारे कुछ नहीं लिखा, पर जब हमें ये सिस्टम समझ आ गया कि ये सिस्टम ऐसे चलेगा, हमने ना एक एक्ट बनाया जिसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेटिव सॉरी ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 वाला। इस एक्ट में हमने लिख दिया कि जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, मेंबर्स टू गेट 6 years टेन्योर। अब ये चीज याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो 3 फैक्ट यहां पे एक साथ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, यानी कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होगा, पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसके अंदर हमने जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स, उनका टर्म हमने कर दिया 6 years टेन्योर, उनका टर्म हमने 6 साल कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही लाइन लिखी है कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। वो रिटायरमेंट का जो लॉटरी का सिस्टम क्रिएट हुआ उसके कारण हमें पता चल गया, और इसके कारण हमने एक पार्लियामेंट का एक्ट ही पास कर दिया। देखो एक चीज याद रखो, यहाँ पे अब 2 चीजें बता दो, कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी होती है उसे हम कहते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कि इसे संविधान ने दिया है। ये जो एक्ट होते हैं ना, ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर जो भी इन्हें पास कर रहा है, स्टेट्स के अंदर पास हो रहे हैं या सेंटर में, ये अलग से कागज एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, ये हर कानून अलग अलग एग्जिस्ट करता है, अलग अलग पेपर मान लो। इन्हें हम कहते हैं ये एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। कोई भी चीज जो एक्ट के द्वारा बनेगी ना, वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन जाएगी। इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीज एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इतना आपका अगर स्ट्रक्चर, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो प्लीज हमेशा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर इसे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो वेबसाइट पे पूरा कोर्स विद टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज उसे भी जाके चेकआउट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अब ये जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये पार्लियामेंट है, ये आपका इतना स्ट्रक्चर बन गया है, 2 हाउसेस बन गए हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब एक चीज और तब तक पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले, राज्यसभा और लोकसभा का मेंबर कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है, या आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है? ठीक है, देखो अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है और राज्यसभा, दोनों के लिए पहली चीज तो सेम है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। देखो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के एक्सपीरियंस से देख चुके हैं कि जब जब आपके सिटीजन खुद उस देश के नहीं होते, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका में मिनिस्टर्स को भी अलाउड था कि वो बाहर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं, जैसी मुसीबत आती है साथ के साथ ये देश छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, इवन उनके पाकिस्तान के अंदर तो आर्मी जनरल्स वो भी बाहर की सिटीजनशिप लेके बैठे हैं, तो इनकी क्या ही लॉयल्टी है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, जैसी जान को खतरा आया, इन्हें अपने आप के ऊपर खतरा है, ये तो देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमने ये गलती कभी ना हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत पहले ही सोच लिया था, इसलिए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कंपलसरी चीज है। ठीक है, उसके बाद आपकी एज कितनी उम्र होनी चाहिए अगर आपको लोकसभा के इलेक्शन लड़ने हैं या राज्यसभा के?
राज्यसभा के लास्ट लेक्चर में बताया 30 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 25 साल उम्र होनी चाहिए, कम से कम 25 साल के, मैक्सिमम कोई एज नहीं है। मैक्सिमम जब तक जिंदा हो आप इलेक्शन लड़ते रह सकते हो। यूजली आप पॉलिटिशियंस को देखते भी होगे कि हटते ही नहीं है जब तक डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। और इसके बाद क्वालिफिकेशन, कोई भी कानून बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और एडिशनल कोई भी चीज इन्फोर्स की जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिसका कोई भी पर्सन जो सीरियसली कन्विक्टेड है किसी क्राइम को लेके, उसे इलेक्शन लड़ना अलाउड नहीं है। वो सब कुछ लिखा गया है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट में 1951 के। तभी इसके अंदर सारे इलेक्शंस के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, उनमें से ये भी प्रोविजन यहीं पे लिखा हुआ है। आगे और भी क्वालिफिकेशंस हम जोड़ना चाहें कि कम से कम 10th पास होने चाहिए, स्टार्टिंग में तो इतना भी कर ले बहुत है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें वो यहीं पे हमें जोड़नी पड़ेंगी, तो यहाँ जोड़ते जाएंगे वो अपने आप ही उस चीज के ऊपर लागू होती जाएगी। क्लियर है? इस तरीके से आपकी सारी की सारी क्वालिफिकेशंस लोकसभा और राज्यसभा की। अब इससे आगे बढ़ते हुए अब इस स्ट्रक्चर को और आगे लेके चलते हैं। देखो आ गया, हाँ। अब यहां पे देखो, चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हो, आपको हमेशा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है, क्योंकि आप पार्लियामेंट के तो हिस्से हो ना, किसी भी हाउस के मेंबर हो, ठीक है। तो इन दोनों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी बोला जाता है चाहे आप राज्यसभा के चाहे लोकसभा के। अब बात आती है, देखो इंडिया के जो, ये तो हेड ऑफ द स्टेट हैं, पर इंडिया को जो चलाते हैं वो है एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसे चलाने वाले लोग ये हैं। थोड़ा सा एरो बड़ा कर लूं क्योंकि बीच में टेक्स्ट लिखना है थोड़ा सा। इंडिया को जितने भी मंत्री हैं काउंसिल, वो सारे मिलके अलग अलग मंत्रालय चलाते हैं, मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, और उसके कारण सारा इंडिया चल रहा है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो अब इस चीज को आंसर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है। देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकी मंत्रियों के बारे कुछ नहीं लिखा कि वो कौन होने चाहिए, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन लिखा। सबसे ज्यादा जो एम्फोसिस दिया है ना, उनमें से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे दिया है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कंडीशन लगाई गई है ना, कंडीशन ये है कि जिस भी पर्सन के पास लोकसभा में मेजॉरिटी होगी वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। अब ये चीज हम आगे पढ़े उससे पहले हम अलग अलग मेजॉरिटीज को यहाँ पे समझते हैं कि कौन सी मेजॉरिटीज होती हैं, और फिर उन चीजों को समझ के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले मेजॉरिटीज करवाता हूँ। हाँ, देखो ये हमें पूरी पॉलिटी में काम आएंगी, तो आपको 4 टाइप की मेजॉरिटीज मैं यहीं पे करवा रहा हूँ ताकि हम इन सारी चीजों को समझ सकें। सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड आएगी आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। थर्ड आएगी आपकी टोटल मेजॉरिटी, और लास्ट है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी बेसिकली क्या है, क्योंकि देखो अब आपके लोकसभा राज्यसभा इनके अंदर मल्टीपल मेंबर्स हैं, उनमें से देखो अगर किसी भी चीज किसी भी इश्यू को सेटल करना है, मैक्सिमम लोगों की सपोर्ट चाहिए ना। अगर दोनों साइड 50-50% होंगे वो तो हमेशा टाई होता रहेगा। पहले तुम्हें मेजॉरिटी लानी पड़ेगी कि ज्यादातर लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तभी तुम सरकार चला सकते हो, और ये सरकार बनाने से पहले ही इंश्योर करना पड़ता है। तो पहले मेजॉरिटी बता दो क्योंकि ये बाद में पार्लियामेंट में लगातार काम आती हैं। देखो सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है 50% +1 ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब इसका क्या मतलब है? 50% +1 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो बेसिकली आपके यहाँ पे इस चीज का मतलब क्या है कि कोई भी, ये चीज को मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज राज्यसभा का एग्जांपल लगा के समझाता हूँ। लेट्स सपोज राज्यसभा में देखो हमने अब सीटें पड़ी हैं 250, सपोज कर लेते हैं 245, वो माइनस नहीं करते। लेट्स सपोज हम सारी यूज कर रहे हैं, 250 का एग्जांपल लेते हैं। अब अगर किसी दिन जब सेशन हो रहा हो, अगर आपने कभी पार्लियामेंट का सेशन देखा हो, लोकसभा राज्यसभा कोई भी, देखा होगा कि सारे एमपी ना कभी भी नहीं आए होते, कितनी सीटें तो खाली पड़ी होती हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज इन 250 में से जो उस दिन हाउस के अंदर आए थे वो सिर्फ 150 लोग आए थे, बाकी आए ही नहीं। बाकी 100 लोग छुट्टी मार के बैठे हैं, बाकी 100 सीटें खाली पड़ी हैं, सिर्फ 150 लोग आए हैं। उसके बाद अब जो लोग आए हैं, जब अगर कोई किसी मुद्दे के ऊपर वोट डालनी है, देखो वोट डालते टाइम आपके पास ना 3 ऑप्शन होते हैं ब्रॉडली। आप हाँ में वोट डाल सकते हो, ना में वोट डाल सकते हो, ये तीसरा होता है एब्सटेन करना। एब्सटेन करने का मतलब है, लेट्स सपोज जब हाँ या ना में वोट डल रही है ना, आपको हमेशा बोला जाएगा कि हैंड रेस करके बताओ आप सपोर्ट कर रहे हो या अगेंस्ट हो। आप लेट्स सपोज कह रहे हो कि हाँ मैं सपोर्ट करता हूँ, आप मतलब आपसे सेंटर में पूछा जाए, देखो ये भी मैं यहाँ पे एक्चुअली लिख दूँ, ये थोड़ी सी डिटेल थोड़ा सा हटके। अब इन दोनों हाउसेस को चलाता कौन है, ये भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। देखो लोग हमेशा इन हाउसेस को अगर आप नोटिस करोगे ना, ये अगर हाउस है, सारे मेंबर यहाँ बैठे हुए, एक सेंटर में पर्सन बैठा होता है जो इसे चला रहा होता है। ठीक है, वो सबको बोलने का मौका भी वही देता है, लोगों को शांत भी वही करवा रहा होता है। कोई बिल पेश होना है वो भी यही कहता है कि अब इस चीज की डिस्कशन करेंगे, अब ये तो यही रेगुलेट करते हैं। दोनों हाउसेस में अलग अलग लोग होते हैं। आपके लोकसभा के अंदर स्पीकर ऑफ द हाउस होता है जो उसे हेड कर रहा होता है। ठीक है, और आपकी राज्यसभा के अंदर यहाँ पे जो हेड है उसे कहते हैं चेयरमैन ऑफ द हाउस, वो हेड करता है। ठीक है, ये कौन होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले अब वापस मेजोरिटीज वाले टॉपिक पे जाऊं। तो अब जब भी वोट डालनी है आपका, जैसे राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन है, चेयरमैन बोलेगा अच्छा वोट डालने के लिए हाथ खड़े करो, कौन कौन सपोर्ट में है। यस वाले हाथ खड़ा करेंगे, फिर उनकी काउंटिंग होगी, फिर आपका चेयरमैन कहेगा अब हाथ नीचे कर लो। अब नो वाले, अगेंस्ट कितने लोग हैं, नो वाले लोग हाथ खड़ा करेंगे। इसके बाद टोटल होता है। देखो अब इस पूरी काउंटिंग में अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जो वहां प्रेजेंट तो थे पर उन्होंने ना हाँ में ना में किसी में भी हाथ ही नहीं उठाया, उन्हें कहते हैं कि उन्होंने एब्सटेन किया है, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। जब हाँ की भी वोट भी डल रही थी, ना की भी। तो वोट एक्चुअली सिर्फ यस या नो को गिना जाता है, सिर्फ यस या नो को आपके वोटिंग माना जाता है। एब्सटेन करने को वोटिंग नहीं माना जाता। आप वहां बैठे हो पर आप वोट नहीं डाल रहे हो, एब्सटेन कर रहे हो। ठीक है, आपने हाथ ही नहीं खड़ा किया, तो आपकी वोट काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब लेट्स सपोज कि 250 टोटल लोग थे आपके। टोटल में से उस दिन आपके 150 मतलब 150 लोग आए हैं वोट डालने के लिए। हाँ में वो हाँ या ना में टोटल जिन्होंने वोट डाला वो सिर्फ 100 लोग थे, 50 लोग अब्सटेन करके। ठीक है, 150 में से भी 100 लोगों ने वोट डाली है, 50 लोगों ने हाथ ही नहीं खड़ा किया, ना हाँ पे ना पे। अब ये जो 100 लोग हैं, 100 लोग, तो अब देखो टोटल प्रेजेंट जो आए हैं और वोट भी डाल रहे हैं, दोनों प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो सिर्फ 100 लोग रह गए। इन 100 में से मेजॉरिटी, कितनी मेजॉरिटी? 50% से बस एक ज्यादा, जो भी इसका 50% होगा, मतलब 100 का तो चलो 50 ही है, उससे बस 1% ज्यादा एग्री कर जाए। अगर 51 लोग एग्री कर गए यस में, अगर 51 लोगों ने वोट डाली है, तो वो बिल पास हो जाएगा। तो जितने भी लोग आए थे, पहली बात तो छुट्टी मार के गए हैं उन्हें नहीं गिनना यहाँ पे। जो आए हैं हाउस के अंदर उसके बाद वोट भी डाल रहे हैं, एब्सटेन वालों को नहीं गिनना। दोनों चीजें कर रहे हैं वो जितने भी मेंबर हैं,
उसका 50% प्लस 1 हो जाएगा। नाक पे कोई इरिटेशन नहीं, तो उसका 50% प्लस 1 वो हो जाएगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की मैं बात करूं, देखो ये क्लियर हो गया। तो ये मैटर नहीं करता कितने मेंबर हैं, कितने लोग आए हैं, बस जितने लोग आए और फिर वोट भी डाल रहे हैं उसका। तो करते कराते देखो, अगर 250 लोगों का हाउस था, पर इस चीज के केस में, मतलब ये सिंपल मेजोरिटी के केस में, अगर 51 लोग भी हाँ बोल रहे हैं, बिल पास हो जाता है। कितनी कम मेजोरिटी चाहिए कोई भी कानून बनाने के लिए। कई कानून ऐसे भी हैं जो इतनी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लूप होल है एक। आगे है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसी का ही ना थोड़ा ज्यादा बड़ा वर्जन है। यहाँ पे क्या करना है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है ये। देखो ये क्योंकि सिर्फ बिल्कुल बॉर्डर नंबर है, 50% तो टाई हो जाता है, बराबर हो जाता है, उससे बस एक वोट डलवाना। तो ये कोई एक शोर शॉर्ट चीज नहीं है कि क्या लोग एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगहों पे ऐसे भी प्रोविजन हम पढ़ेंगे जहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। एब्सोल्यूट का मतलब है प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। इसका मतलब है ये जो है इसका 66%, 2/3, 100% का 2/3 ऑलमोस्ट 66% होता है राउंड फिगर में। तो 66% लोग अगर हाँ बोलेंगे तब बिल पास होगा। प्रेजेंट एंड वोटिंग वही साथ में कंडीशन है, जो लोग आए हैं और वोट भी, और नहीं है जो वो आए में है और वोट डाल रहे हैं। एब्सटेन वालों को नहीं गिनना और जो छुट्टी पे हैं उन्हें भी नहीं गिनना। ठीक है, उनका 66% लेके आओ फिर। तो ये नंबर थोड़ा ऊपर हो जाता है ना, इस कारण जो लगाए हैं ये नंबर ऊपर हो जाता है इस कारण। टोटल मेजोरिटी सबसे आसान है। टोटल मेजोरिटी है 50% प्लस 1, 50% से एक ज्यादा ऑफ टोटल सीट्स। जितनी भी सीटें हैं, जैसे देखो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, इसका 50% प्लस 1। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आए हैं या कितने लोग नहीं आए, आपको ये लोगों की यस चाहिए, यानी कि 250 लोग, इसका आपका हाफ हो गया 125, यानी कि 126 लोग अगर यस बोलेंगे तभी पास होगा। तो आपको अपने पार्टी, अगर आपको कोई बिल पास करवाना है, अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा लोग बुलाने पड़ेंगे, और लोगों को भी शायद कन्विंस करना पड़ेगा कि ये इतना नंबर कम से कम अचीव हो जाए, तब जाके आपका पास होगा। तो देखो नंबर कैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये अलग अलग प्रोविजंस में होता है। ठीक है, तो अभी हम सारी नहीं सीटें यूज कर रहे हैं, जैसे हम वैसे पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम सिर्फ 245 सीटें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सिर्फ 240, अब वैसे हम टोटल मेजोरिटी नहीं यूज करते, इसी का ही एक छोटा वर्जन है क्वालिफाइड मेजोरिटी। क्वालिफाइड मेजोरिटी का मतलब है 50% प्लस 1 ऑफ ऑल सीट्स बीइंग यूज्ड। जितनी सीटें हम यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हम 245 यूज कर रहे हैं, उसका 50% से बस एक सीट ज्यादा लेके आना। ठीक है, तो ये कभी इंटरचेंजेबल आ जाए तो समझ लेना ये इसी चीज को रेफर कर रहा है। टोटल मेजोरिटी मतलब बस जितनी सीटें दी गई हैं उसका 50% प्लस 1। क्वालिफाइड में बस जो हम सीटें यूज नहीं कर रहे हैं ना, उन सीटों को हम माइनस करके फिर काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 245 गिनेंगे, यहाँ पे 250। ठीक है, पर ये फर्क नहीं पड़ता हाउस के अंदर कितने लोग आए हैं, तुम्हें उतना नंबर तो अचीव करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या होगी है, जब तुम अपने ज्यादातर लोगों को बुलाओगे, ऑपोजिशन भी तो और लोगों को बुलाएगी, तो ज्यादा लोग आपके हाउस के अंदर आए होंगे। ठीक है, तो लास्ट में है स्पेशल मेजोरिटी। इसे अचीव करना भी सबसे मुश्किल है, और इसे ऐसी चीजों के लिए रखा गया है जो हम चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत मुश्किल हो चेंज करनी। इसके अंदर दो मेजोरिटीज एक साथ अचीव करनी पड़ती हैं। पहली बात तो टोटल मेजोरिटी, ठीक है, या उसके बदले अब क्वालिफाइड मेजोरिटी का जो प्रोविजन है, प्लस उसी के साथ साथ वोट में काउंट होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी। अब ये दोनों एक साथ क्यों रखे गए हैं, देखो यहाँ पे प्रोविजन, इस चीज को समझो, इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है, टोटल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी को। क्योंकि अगर मैं टोटल मेजोरिटी का नंबर अचीव करने जाऊंगा, जैसे एक फ्रेश एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, राज्यसभा टोटल मेजोरिटी के 250 सीटें लगा के चलते हैं।
अब मैं राज्यसभा के अंदर हूं, मेरी पार्टी ने कोई बिल पास करवाना है, मुझे टोटल मेजोरिटी सबसे पहले साबित करनी है। मैं कम से कम आसपास या अपनी सारी पार्टी सारे लोगों को कन्विंस करके 126 लोगों को कन्विंस करूंगा कि हाँ प्लीज मेरे लिए आके यस में वोट डालना। पर हर डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन भी होती है। लेट्स सपोज उन्होंने 100 लोगों को बुला लिया, उनके पास ज्यादा मेजोरिटी नहीं थी, उन्होंने 100 लोगों को बुला लिया नो में वोट डालने के लिए, पर करते कराते 226 लोग तो हाउस में इकट्ठे हो गए, टोटल मेजोरिटी मैंने अचीव कर ली है, ठीक है। 126 वोटें डलवानी थी, डलवा ली। पर अब 226 लोग यस या नो में वोट डाल रहे हैं, तो जब मैं आपकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी करूंगा, मुझे 66% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग भी साथ में ही साबित करना पड़ेगा। यानी कि 226 का 66% जितना भी होता है, इस चीज को मैं कैलकुलेट, वैसे नंबर बड़ा ही होगा 226 का 66%, ठीक है, 149 आपको लोग हाँ में चाहिए। अब देखो ये साथ में साबित करना है, देखो मैंने अब टोटल मेजोरिटी तो अचीव कर ली थी, पर मुझे 149 लोगों की भी साथ में हाँ चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, वो मेरे पास नहीं हो पाया, मेरा बिल रिजेक्ट हो जाएगा। ये दोनों मेजोरिटी देखो, क्योंकि जब आप टोटल को करने जाओगे अपने आप ही प्रेजेंट एंड वोटिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग करना है। इसी कारण ये सबसे मुश्किल प्रोविजंस के लिए किया गया है आपका स्पेशल मेजोरिटी का केस, ठीक है। क्लियर है? मुझे पता है थोड़ा सा ट्विस्टेड फैक्टर्स बनते हैं, तो कहीं पे भी कोई डाउट हो तो बताना, उसे किसी स्पेशल लेक्चर में फिर आपको समझा देंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक प्लीज बिना कोई फिक्र कीजिए करे पूछिएगा। अब वापस चलते हुए डायग्राम के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो बनेगा जिसके पास लोकसभा, देखो राज्यसभा का कुछ लेना देना नहीं है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाने में, प्राइम मिनिस्टर बनाने में। प्राइम मिनिस्टर वो इंसान बनता है हु कंट्रोल्स मेजॉरिटी इन लोकसभा। अब ये एक डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो चाहे राज्यसभा आपकी इनडायरेक्टली चुनी गई है और लोकसभा आपकी डायरेक्टली चुनी गई है, यहां पे हमारा रोल नहीं है ना, आप और मैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, राज्यसभा को बनाने में हमारा कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। अब जिस हाउस को आप और मैंने बनाया नहीं है, वो लोग कैसे डिसाइड कर देंगे कि सरकार किनकी बननी चाहिए? इसी कारण आपका कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया गया है कि ये एमपी तो बन रहे हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा तो बन रहे हैं, पर प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो कंट्रोल करेगा लोकसभा की मेजॉरिटी को, जिसके पास लोकसभा के लोगों की सपोर्ट होगी। तो लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी हासिल करना इसी कारण इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके सारे लोगों के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार उन्हीं की बननी है जिनके पास लोकसभा की मेजॉरिटी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में मेजॉरिटी लानी पड़ती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज लिखी है वो सिर्फ ये लिखी है कि उसके पास मेजॉरिटी सपोर्ट हो ऑफ लोकसभा, उसके पास सिर्फ मेजॉरिटी सपोर्ट हो लोकसभा की। ये कहीं नहीं लिखा कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर है उसे एक्चुअली मेजॉरिटी पार्टी का भी होना चाहिए। अब ये एक चीज मैं बता दूं, एक तो दो क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे पहले फॉर्म करता हूँ, फिर इनके एक एक करके आंसर करता हूँ। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे अब आपके दो। एक क्वेश्चन है आपका, क्या जो आपका प्राइम मिनिस्टर है शुड ही बी मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या उसे लोकसभा का मेंबर होना चाहिए खुद? दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है कि क्या उसे मेजॉरिटी पार्टी का भी होना चाहिए?
should he be member of the majority party? अब एक एक करके इसे आंसर करते हैं। सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, देखो प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको बताया वो बनता है जिसके पास सपोर्ट होगी लोकसभा की। पर क्या प्राइम मिनिस्टर को खुद लोकसभा का मेंबर होना चाहिए? क्या उसे लोकसभा से पहले जीत के आना चाहिए? इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर है नो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक चीज बहुत ही क्लियर रखी थी कि मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मुझसे नहीं ये एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाए जाते, पॉलिटिक्स खेली जाती। मैं एक सीधा साधा इकोनॉमिस्ट हूं, मैं तभी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी एक्सेप्ट करूंगा अगर मुझे पॉलिटिक्स से दूर रखा जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर बन कौन सकता है? देखो कोई भी पर्सन जो चाहे राज्यसभा का एमपी हो चाहे लोकसभा का एमपी हो, आपको किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। चाहे आप लोकसभा के मेंबर हो चाहे आप राज्यसभा के मेंबर हो, किसी एक हाउस का मेंबर बनो। अगर आप किसी भी इनमें से एक हाउस का मेंबर बन जाते हो, आप एलिजिबल हो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। बस कंडीशन ये है कि अगर आप राज्यसभा के भी मेंबर हो, आपको सपोर्ट लोकसभा में दिखानी पड़ेगी कि लोकसभा में आपको मेजोरिटी लोग सपोर्ट करते हैं। इसका क्या सबूत, मतलब ये इसका कैसे प्रूफ आता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के एग्जाम्पल से देखो, ये दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बताता हूँ, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में ले लेता हूँ। आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह और आपके नरेंद्र मोदी। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर थे, नरेंद्र मोदी आपके लोकसभा के मेंबर है। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो राज्यसभा के मेंबर थे, उन्हें अप्रोच किया था, मतलब वो पहले राज्यसभा के मेंबर नहीं थे, कांग्रेस ने उन्हें अप्रोच किया था कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा के अंदर जो आपको सपोर्ट चाहिए वो हम अरेंज कर देंगे, क्योंकि हम वहां पे इलेक्शन जीत चुके हैं। बस हमारे पास कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं है इस टाइम, हम चाहते हैं आप बनिए हमारे कैंडिडेट। आपको लोकसभा के अंदर जो सपोर्ट साबित करनी है कि 50% से ज्यादा लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो हम कर देंगे। नरेंद्र मोदी खुद आपके लोकसभा के मेंबर ही हैं, बीजेपी की मेजोरिटी खुद की भी है और एनडीए की भी है, तो वो अपने लोकसभा में खुद ही सपोर्ट हासिल कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको लोकसभा के अंदर सपोर्ट हासिल करके दिखानी है। लोकसभा में से 50% प्लस 1 जो टोटल मेंबर्स हैं, वो आपको सपोर्ट अगर करते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकते हो। ठीक है। तो एज अ कंटेक्स्ट, अगर आप लेट्स सपोज एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल इमेजिन करते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हुए, 40% सीटें लेट्स सपोज बीजेपी के पास आ गई, 40% सीटें कांग्रेस के पास आ गई। ठीक है। और बाकी चलो ज्यादा बड़े बड़े वो नहीं बनाए। ठीक है। और बाकी जो 20% है वो बाकी सारी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास आ गया। इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट तुम भी थे, तुम अकेले लड़े थे, कोई तुम्हारी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो, ना बीजेपी के पास मेजोरिटी है ना कांग्रेस के पास मेजोरिटी है, और लेट्स सपोज इनमें से किसी की आपस में बन नहीं रही। तुम यहाँ पे सब कुछ बैठ के देख रहे थे, तुमने सोचा चलो एक ट्राई मार लें। तुम गए बीजेपी के ऑफिस में, पहले तुमने उन्हें बोला कि देखो मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, आधे मिनिस्टर मैं तुम्हारे बना दूंगा। सेम तुम कांग्रेस के ऑफिस में भी गए, तुमने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, आधे मिनिस्टर मैं तुम्हारे बना दूंगा। लेट्स सपोज ये दोनों एग्री कर गए कि ठीक है, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाना, पर आधे आधे मिनिस्टर हमारे होंगे, जो बाकी सारे मिनिस्टर्स हैं वो आधे आधे हमारे होंगे। इन दोनों की सपोर्ट मिला के तुम्हारे पास लोकसभा की 80% सपोर्ट होगी है। तुम इन सारे इनके जैसे बीजेपी के जो एमपीज हैं और कांग्रेस के जो एमपीज हैं, इन इन पार्टीज को बोलोगे अपने सारे एमपीज के साइन मुझे लाके दो। ये जो सारे साइन हो गए, जो पेपर होगा,
तुम ये पेपर लेके, जिसके पास भी मेजोरिटी होती है वो हमेशा ये पेपर लेके जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट को वो साबित करेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट जो है अगर वो कन्विंस हो गया कि हाँ आपके पास है, अपॉइंट्स एंड ओथ दिला देता है, शपथ दिला देता है कि आप प्राइम मिनिस्टर। बस आपको साबित करना है कि लोकसभा की मेजॉरिटी आपके पास है। बस ये साबित अगर आपने कर दिया तो आपका सारे के सारा ये सिस्टम, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। तो आपको दूसरा क्वेश्चन भी मैंने यही आंसर कर दिया कि आपको मेजॉरिटी पार्टी का भी होने की जरूरत नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो तब भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, बस अगर आप अपने पत्ते से ही खेल गए। तो वही चीज आते आते मंत्री बांटे। तो मैंने आपको एक फ्यूचर टिप भी दे दी है, कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना हो कैसे बन सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है, थोड़े से ट्रिक्स अपने खुद की भी बना लेना और इस तरीके से तुम बन सकते हो। इनफैक्ट यहां पे ये भी ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना ही है, उसे बिल्कुल स्टार्टिंग में लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर भी होना जरूरी नहीं है। आप और मैं जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए हम भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इन 6 महीनों के अंदर अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा अगर मुझे 5 साल तक कंटिन्यू करना है। पर ये देखो, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्यों रखा? लेट्स वो सडनली हमें किसी, ये मंत्रियों के लिए भी ये प्रोविजन है, कोई भी मिनिस्टर भी है ना, सारे मिनिस्टर्स को भी या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी होता है। आगे अभी मिनिस्टर्स बारे में लिखूंगा। ठीक है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी तो एक मिनिस्टर ही है, सारे मिनिस्टर्स के लिए यही लागू होता है। उन्हें या तो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा, पर 6 महीने के लिए वो लोकसभा या राज्यसभा किसी के मेंबर ना भी होना तब भी वो मिनिस्टर रह सकते हैं। 6 महीने दिए जाते हैं, 6 महीने में आप लोकसभा या राज्यसभा किसी एक के मेंबर बन जाओ। ये क्यों है यहाँ पे? ये प्रोविजन इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि लेट्स सपोज हमें किसी पर्सन की रातों रात जरूरत पड़ जाए मंत्री लगाने के लिए, या आपका प्रधानमंत्री लगाने के लिए, मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लगाने के लिए रातों रात किसी को हमें बुला के लगाना पड़े कि लेट्स सपोज एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और इंडिया बहुत बड़ी क्राइसिस में है और उसकी जरूरत है कि ये बंदा के मिनिस्टर बने, हम उसे लगा पाए और 6 महीने के अंदर उस पर्सन को लोकसभा राज्यसभा का हिस्सा भी बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी चीज बनाई गई है यहाँ पे। तो ये सोच के साथ कि कभी इमरजेंसी इंडिया को पड़ जाए तो हमारे पास ये प्रोविजन इस तरीके से अवेलेबल हो। जैसे ये भी चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बहुत ज्यादा जुड़ती है। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को रातों रात फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था, ये कह के कि अगला बजट आपको तैयार करना है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़े क्राइसिस में था और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह वहीं से पॉपुलर हुए थे। उन्होंने इंडिया के लिए जो बजट तैयार किया, जो रिफॉर्म्स तैयार किए, उसने इंडिया को एक बहुत बड़े क्राइसिस से बाहर निकाल दिया। तो इस कारण उनकी वहीं से काफी नाम बन गया। ठीक है, इसलिए वो इतने पॉपुलर है। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, इवन बीजेपी उनकी बहुत ज्यादा इसलिए रिस्पेक्ट करती है क्योंकि वो उनका अपना खुद पॉलिटिक्स में कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, बिटरनेस सिर्फ पॉलिटिक्स में होती है। अब होता क्या है कि देखो, अब प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब बाकी मंत्री भी तो बनने हैं, जो जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जो सारे मंत्री होते हैं ये भी तो अब सारे बनाने हैं। अब देखो स्टार्टिंग में ये जो होते हैं ना, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री हैं जो, इन्हें पोर्टफोलियो बोला जाता है। स्टार्टिंग में अभी पोर्टफोलियो नहीं दिए जाते, पहले सबसे पहले मंत्री बनाना होता है लोगों को। अब देखो, जब आपका आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये बताया है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उसके बाद बाकी मंत्री कौन होने चाहिए ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है कि इसके बाद, मतलब जब एक बार प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिला दी, उसके बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा कि वो और किसे किसे मंत्री बनाना चाहता है और किसे किसे वो मिनिस्टर बनाना चाहता है। तो यहां पे जो है इसके बाद जो है पीएम कैन
अपॉइंट एनी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे लोकसभा के मेंबर हो, चाहे 6 महीने वो किसी के मेंबर नहीं है, उन्हें भी एनी एमपी एज मिनिस्टर। यहां पे प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होती है। अब ये देखो, ये बहुत बड़ी पावर आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की या फिर अल्टीमेटली मर्जी रहती है, वो किसी भी पर्सन को, देखो प्रेसिडेंट को वही बताएंगे कि मैं ये पर्सन को मंत्री चाहता हूं। अब कल प्राइम मिनिस्टर की ये मर्जी है, वो किसी को हटाना चाहते हैं, वो मंत्री कुछ नहीं कह सकता। अगर प्राइम मिनिस्टर को वो बंदा पसंद नहीं रहा, प्राइम मिनिस्टर उसे निकाल देगा काउंसिल से, किसी और को ले आएगा। ठीक है, किसी और को लाना है, निकालना है, 100% प्राइम मिनिस्टर की अपनी खुद की मर्जी है। बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, इसकी लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की हुई है कि 15%, 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जितनी सीटें होंगी, लोकसभा की जैसे 552 सीटें हैं, उसका 15% स्ट्रेंथ हो सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सिर्फ 15% स्ट्रेंथ हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर आपके बोलेगा, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट उसके बाद उन्हें ओथ दिला देता है। प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स देम एंड दे टेक ओथ। वो भी शपथ ले लेते हैं, वो भी ओथ ले लेते हैं। इस तरीके से आपकी सारी सेंटर की सरकार बन जाती है। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट हो किस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर बनता है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट कभी भी आए, प्लीज कमेंट में बेझिझक पूछिए। ठीक है, ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। अब लास्ट में जाते जाते इस पूरे स्ट्रक्चर को पूरा करते हुए, देखो आपके बिल्स कैसे कैसे होते हैं, मनी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम मेन पॉलिटी में जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके अब जो अगली चीज है, इसके बारे में आपको बता दूं, जो हमने अभी चीज पढ़ी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते कैसे कैसे मिनिस्टर्स हैं। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे पहले जो पूरा मिनिस्टर्स का काउंसिल होता है, उसका हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर भी एक मंत्री ही है, पर क्योंकि किसी ना किसी, देखो एक राउंड टेबल में कोई ना कोई तो हेड बनाना पड़ेगा, तभी तो वो सारे का सारा काउंसिल चलाएगा। तो किसी ना किसी को हेड बनाना जरूरी है, तो हम एक मंत्री को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। इसी कारण प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला जाता होता है कि वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स है। सारे है तो मंत्री, पर वो सबसे प्राइम है, वो सबसे पहला है। ठीक है, अब देखो अपने आप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता होता है। आपने कभी ना कभी अखबारों में, न्यूज में टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच्ड, और फिर लास्ट में है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। अब ये ध्यान से सुनना, कैसे होते सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स वो होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं, जिनके पास सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये मेन मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास सारी मेन मिनिस्ट्रीज, या मिनिस्ट्रीज के लिए वर्ड यूज करते होते हैं पोर्टफोलियो। कभी भी देखना, कभी भी जब न्यूज आती होती है कि आपके मंत्रियों को रीशफल किया जा रहा है, उनके मंत्रालय बदले जा रहे हैं, कुछ भी, तो वो सारी न्यूज पढ़ना, वहां पे लिखा होगा पोर्टफोलियो रीशफल। मंत्रालयों को, मिनिस्ट्रीज को पोर्टफोलियो बोला जाता है। देखो, एक मिनिस्टर अपने आप में तो इंसान ही है ना, अब उस इंसान को क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वो उसका पोर्टफोलियो हो गया। जैसे कि आपको अगर होम मिनिस्टर बना दिया, आपके पास होम मिनिस्ट्री का सारा पोर्टफोलियो, होम मिनिस्ट्री में जो भी काम है वो आपका पोर्टफोलियो है। वैसे ही आपको अगर
डिफेंस का बना दिया, आपके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो, फाइनेंस हो गया, कमर्स हो गया, ठीक है। ये जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं वो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को दी जाती हैं और उन सबको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है, जिनके पास सबसे ये मेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस, डिफेंस, होम, ठीक है, कमर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, ठीक है, जितनी ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री हैं। उसके बाद क्योंकि ये इतनी बड़ी मिनिस्ट्रियां होती हैं, देखो एक अकेले मिनिस्टर के लिए चलाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो करते क्या है, ये जो एक बड़ा मिनिस्टर होता है ना, इसके अंडर एक छोटा मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं जो हेल्प करेगा इस बड़े मिनिस्टर की इस पूरी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भी बड़ी मिनिस्ट्री की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, होम अफेयर की वेबसाइट खोलते हैं। जब आप वीडियो देख रहे हो शायद चेंज भी हो जाए, पर एक एग्जांपल आपको पता चल जाएगा, एक या एक से ज्यादा लोग भी ऐसे असिस्टेंट्स के लिए। तो एक जो बड़ा मंत्री है, लेट्स सपोज वो कहीं पे दौरे पे गया हुआ है, या क्योंकि इन मिनिस्ट्रियों में काम इतना है एक अकेला बंदा शायद ना कर पाए, तो ये जो बड़ा मिनिस्टर होता है वो ना डिक्टेशन देता है, वो बता देता है कि छोटे मंत्रियों को कि तुमने क्या काम करना है, तो उसके अंडर कुछ मिनिस्टर लगा दिए जाते हैं। जैसे ये आपकी होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, आपके यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री नित्यानंद राय और श्री विजय कुमार शर्मा, ये दोनों आपके यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी अमित शाह कहेंगे ये वही काम करके देंगे मिनिस्ट्री के अंदर, इन्हें अगर जो भी जिम्मेदारी ये देंगे ये उस अकॉर्डिंग ये सारा काम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी यहाँ पे वर्किंग होती है। तो ऐसे मंत्रियों को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनका जो टाइटल होता है ना, उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच वर्ड की जगह जो भी वो मंत्रालय होता है, जैसे होम का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो तभी उनके साथ में लिखा हुआ है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है तो होम मिनिस्ट्री के साथ वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का तभी है। तो ये लोग होते हैं जो वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर। इसके बाद लास्ट में है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। देखो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये भी है ये भी है, इनमें फर्क क्या है, ये एक बड़े मंत्री के अंडर काम कर रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट कौन होते हैं, देखो ये अपने आप इंडिपेंडेंट है, ये किसी मंत्री के अंडर नहीं है, बस इनके पास जो मंत्रालय है ना, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो साइज में बहुत छोटी हैं। जैसे लेट्स सपोज एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट करते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ स्टार्टअप। अब स्टार्टिंग में तो मिनिस्ट्री के अंदर ज्यादा स्टाफ भी नहीं होगा और ज्यादा काम भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम उस फील्ड के ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो। तो ऐसों के लिए एक छोटी मिनिस्ट्री बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, उसके लिए मंत्री भी छोटा होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। तो ये आपके वर्क ऑन स्मॉलर, छोटे मंत्रालयों के ऊपर काम करते हैं, मिनिस्ट्रीज विदाउट एनी अदर हेड, इनके ऊपर कोई हेड नहीं होता, पर इनका ये अपने आप में इंडिपेंडेंट अपनी खुद की मिनिस्ट्री चलाते हैं। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर अपना खुद की मिनिस्ट्री चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, ये इनके अंडर है, ये वाले लोग इंडिपेंडेंट वाले आजाद है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का काम है ओवरऑल सारे के सारा सिस्टम चलता रहे, उसकी लगातार निगरानी रखना कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होता है, इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाई देती है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज क्लियर होगी, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो आप वो पूछ सकते हैं। तो ये था ये वाला लेक्चर।